हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एसआर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये प्रैक्टिस ही है जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती है, कॉन्फिडेंस देती है और एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार करती है। आप विश्वास मानिए, अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एग्जाम बिल्कुल हलवा फील होगी। हम जो इस कड़ी में आपको दे रहे हैं वो डीआई की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मैथ की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। रीजनिंग के हमने पोर्शन वाइज चैप्टर स्टार्ट किए। मैथ में हमने आपसे बोला था कि आपको चैप्टर्स हम प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके मेन चैप्टर्स आपके सिलेबस के हैं उनकी पीडीएफ तैयार हो चुकी है। आपको नेक्स्ट डे से वो क्लासेस रेगुलर आपके चैप्टर वाइज मिलने लगेंगे। अभी हमने इसकी प्रैक्टिस कराई थी जिसमें आपकी 4 से 5 प्रैक्टिस हो चुकी हैं। आज की जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें हमने आपके सभी जो भी चैप्टर्स 5-6 मेन हैं उनसे जो सबसे अच्छे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं, उन क्वेश्चंस के टाइप को यहां पर रखा है। आप इनको एक बार देखिए, आपको फील होगा जब आप अपने घर पे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो इनसे मिले ही कॉन्सेप्ट आपको वहां पर मिलेंगे, यानी इस तरह के क्वेश्चन ही आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि संख्या 604 और यहां पर ये डैश लगा है, एक्चुअल में एक ही है, ये यहां पर एक ही डिजिट आएगा और फिर 6 क्या है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जो विभाजिता के नियम है वो आपको बताए जाएंगे। कोई भी संख्या किसी अंक से कैसे विभाजित होती है, किसी संख्या से कैसे विभाजित होती है, इसके नियम वहां पर सब आपको बताए जाएंगे। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन आया है और सबसे ज्यादा हम आपको कहेंगे कि किसी भी एग्जाम में अगर विभाजिता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो हमेशा वो 11 से विभाजिता को चेक करने के लिए क्वेश्चन आता है, हमेशा सबसे ज्यादा इससे आता है। चलिए, तो 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा वो पूछ रहे हैं। अगर ये दी हुई संख्या 11 से कट जाती है, विभाज्य हो जाती है, तो यहां पर जो खाली जगह है यहां पर कौन सा अंक आएगा? देखिए, 11 से विभाजित होने के जो नियम है, 11 से विभाजित कोई संख्या कब होगी उसका जो नियम कहता है वो ये कहता है, विभाजित होने का नियम मान लो या कंडीशन मान लो, का नियम या कंडीशन क्या है? कंडीशन सम पदों, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग यदि या तो 0 आए या 11 का गुणज आए। अब आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। इस बात को आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए, कोई संख्या कब कटती है? कोई संख्या तब कटती है, आपको अच्छी तरह से पता है कि 121 11 से कटती है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। 11 का वर्ग है तो 11 से कटेगी। तो ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये स्थान कौन सा है? पहला है। तो पहला और तीसरा ये विषम स्थान हो गए और दूसरा ये अकेला है क्योंकि चौथा कोई स्थान नहीं है। तो ये जो विषम स्थानों के अंक हैं 1 1, तो ये मिलके कितना बन रहा है? 2। यानी अगर हम इसको जोड़ें 1 + 1 तो ये विषम स्थान पे जो अंक है उनका कितना योग बन रहा है? 2। और सम स्थान पे जो अंक है, क्योंकि वो एक ही स्थान है सम, तो उसका कितना मान है? 2। और 2 से आपको पता है मान इसका कितना आएगा? 0। यानी ये संख्या 11 से कटेगी। अब फिर से समझिए, अगर विषम स्थानों के अंकों का योग और सम, यहां पर मान लीजिए कुछ और भी होता और इसका योग, या तो इन योगों का अंतर 0 हो या फिर 11 आए या फिर 22 आए या फिर 33 आए, 11 का कोई भी गुणज अगर हमें मिलता है तो वो संख्या हर हाल में 11 से विभाजित होगी। सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में यही कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन अब आप आराम से खुद ही लगा लेंगे, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको लगाने की। और वो किस तरह से लगेगा आप जरा लगा के देखिए यहां पर, तब तक हम इसको साफ कर रहे हैं कि पहला स्थान और तीसरा स्थान और 5वां स्थान अगर इसमें है तो उनके अंकों को जोड़िए। ये हुआ पहला, ये तो दूसरा होगा तो तीसरा कहां जाएगा? ये और ये पहला, ये स्थान पहला है, ये कौन सा होगा? तीसरा। और ये कौन सा है? 5वां। ये कौन सा स्थान होगा? दूसरा। और दूसरे के एवज में ये कौन सा होगा? चौथा। अब आप बताइए
पहले को तीसरे से और पांचवें से जोड़िए, तो क्या 6 4 10 और 10 6 16, इसका योग कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। ये कौन से स्थान है? विषम वाले। कौन से हैं? ये विषम स्थानों पर के अंकों का योग बन रहा है। और अगर हम माइनस कर रहे हैं सम वाले, तो यहां पर कितना है? 0। अब ये बताइए 16 बन रहा है, 16 से हम कितना घटा दें कि 11 हो जाए? आप भी जानते हैं, अगर हम इसकी जगह पर 5 रखते हैं, कितना रखते हैं? 5 रखते हैं और 5 इससे घटा देते हैं, तो मान कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 11। और ये क्योंकि हमने कहा था या तो 0 निकले या 11 का कोई भी गुणज अगर निकलता है तो वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसको आराम से फिर से समझ लीजिए। पहला स्थान, ये दूसरा, इसको छोड़ दीजिए, पहले के तीसरा स्थान और चौथा छोड़ दीजिए पांचवा, यानी 6 4 और 6 ये जोड़िए, इनका योग एक जगह लिखिए, जो कि कितना आया? 16। 6 4 10 6 16। और सम स्थान कौन से थे? एक ये था, ये था और ये था। 0 0 तो मतलब 0 ही है, और यहां पर हमें एक अंक रखना है। अब आप कोई ऐसा अंक तो रख नहीं सकते भाई, 16 तो रख नहीं सकते कि मान 0 आ जाए, क्योंकि अंक तो हमें एक ही रखना है, तो 16 तो रखा नहीं जा सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं रखा जा सकता। तो हम इतना रख सकते हैं कि मान 11 आ जाए। तो मतलब अगर हम 5 रख देते हैं और इनका अंतर निकालते हैं, तो वो अंतर कितना आ जाएगा? 11। 0 तो कर ही नहीं सकते ना, तो 11 आएगा। और जब उसका या तो 0 आ जाए या 11 कोई गुणज आ जाए, तो वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। हमें लगता है ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, यदि p का p% 36 हो। देखिए, अगर हम आपसे कहें का मतलब क्या होता है, तो आप तुरंत कहोगे गुणा होता है, तो p इंटू पी। अब आपसे कहें प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे p का 36% है, तो p में गुणे 36/100। प्रतिशत का मतलब क्या होगा? सॉरी, इसको हटाओ। p प्रतिशत का मतलब p का p%, तो p/100 बराबर 36 के है। बराबर किसके? 36 के। फिर से सवाल देखिए, यदि p का p% हम कहें 10 का 10%, तो आप ऐसे तो कहोगे 10 का 10%, ऐसे तो लिखोगे 10 का 10%, तो p का p% और कितने के बराबर कर देंगे? 36 के बराबर कर देंगे। अब तो सवाल लग गया, ऊपर क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा, और ये 100 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3600। तो p अगर इसका वर्गमूल लेंगे, तो आपको भी पता 36 का आएगा 6 और 100 का आएगा 10, यानी कि कितना आ जाएगा मान? 60। तो इस तरह से p का मान हमसे पूछा गया, और p का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलिए, क्योंकि ये एज हम प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को, इन चैप्टर्स को कहीं ना कहीं हल्का थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, तो ये चीजें इतनी कोई टफ तो है नहीं, तो आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, लेकिन जब इसका हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, एक भी टाइप उसमें छूटेगा नहीं। नंबर सिस्टम में हमने लगभग सभी 15 टाइप्स को उसमें शामिल किया है, जो नंबर सिस्टम की हमने पीडीएफ बनाई है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो हमें नहीं लगता नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा जल्दी ही करेंगे, क्योंकि हम इसको एज अ प्रैक्टिस सेट ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए। कोई आयताकार भूखंड है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि की जाती है, क्रमशः लंबाई में 50% की और चौड़ाई में 20% की। आप भी प्रैक्टिस सेट में इसको लगाते लगाते बिल्कुल रट चुके होंगे कि जब कोई इस तरह का क्वेश्चन आए कि उसकी दो विमाएं बढ़ाई जाती हैं, तो हमें क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रभाव को पूछा जाता है, फिर चाहे वो आयत हो या और कोई भी आकृति हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप इसको जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। एक तो एक इसका फॉर्मूला भी होता है, और फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा होता है m+n+mn/100। इससे आपको प्रतिशत वृद्धि पता चल जाती है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि टोटल हुई है। लंबाई में वृद्धि एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो क्षेत्रफल होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब लंबाई पे भी और चौड़ाई पे भी। तो इन दोनों का फर्क इस पर पड़ता है, क्षेत्रफल पर पड़ता है, लंबाई का भी और चौड़ाई का भी। ठीक है, तो या तो आप इससे एकल वृद्धि निकाल सकते हो, तो क्षेत्रफल पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है, प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है, वो ये पूछ रहे हैं कितना गुना बड़ा है। तो सबसे आसान इसका तरीका हम आपको बताते हैं। ये बताइए, लंबाई में 50% की वृद्धि का मतलब क्या है, इधर लिख लेते हैं। अगर लंबाई में 50% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब आप अच्छी तरह से जानते होंगे कितने की वृद्धि है, 1/2 की। कितने की वृद्धि हुई, 1/2 की। यानी कि जो चीज 2 थी, लंबाई 2 थी, तो उसमें से एक क्या हो गई है और बढ़ गई है, एक बढ़ गई है।
तो पहले लंबाई अगर 2 थी तो अब बढ़कर कितनी हो गई है? 3 हो गई है। ठीक है, पहले लंबाई 2 थी, ये अगर हम लंबाई की बात करें, पहले लंबाई 2 थी तो अब बढ़कर कितनी हो गई है? 3 हो गई है। वहीं पर अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 20%, और चौड़ाई 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। इसका मतलब क्या है? 5 थी और चौड़ाई कितनी हो गई? 6। यानी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई 5 थी और 5 से बढ़कर 1 बड़ी है ना 5 से। 20% क्या होता है? अगर हम 5 का भी 20% निकालेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो चाहो तो आप इसको ऐसे करो ना, 20% बड़ी है कोई चीज 100 से बढ़ के 120 हो गई, तो 100 को काटोगे ना तो कितना आएगा? 20 पंचे 100 और 20 छंगा 120, 5 से 6। बात वही है, आप सिंपल वे में कर लो, उसको ज्यादा बढ़ाओ नहीं। अब देखिए, प्रारंभिक लंबाई 2 थी, 2 से 3 हुई, प्रारंभिक चौड़ाई 5 थी, 5 से बढ़कर 6 हुई, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या रहा होगा? आपको भी पता है कि प्रारंभिक क्षेत्रफल रहा होगा 5 दूनी 10। कितना रहा होगा? 10। और जो बना है क्षेत्रफल वो कितना बना जाके? 6 तियां 18। यानी कोई चीज 10 से बढ़कर कितनी हुई है? 18। जो क्षेत्रफल हुआ है वो कितना? 10 से बढ़कर हुआ है 18। अब आपसे चाहे प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए कि क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, वो भी निकल आएगी, और चाहे आपसे गुना पूछा जाए। अगर गुना पूछा जाएगा तो क्या यहां पूछे ही जा रहा है क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ गया, तो कितने गुना बढ़ गया है? 18 बटे कितना कर देंगे हम? 10 कर देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कितना गुना बढ़ा है। तो 10 एकम 10 और 8 बटे 10। इसको भी सिंपल कर लेंगे तो कितना आएगा? ये 4 और ये 5, एक सही 4 बटे 5 गुना। कितना बढ़ गया क्षेत्रफल? 1 सही 4/5 गुना। अगर गुना में पूछा, ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है जब लंबाई चौड़ाई दोनों को बढ़ा दिया गया, तो वहां पर क्या होता है? आपको ये कितना बड़ा है? आप कहोगे 8 बड़ा है। ये तो सवाल था, ये क्वेश्चन था, लेकिन अगर ऐसा होता प्रतिशत वृद्धि पूछता तो कितनी? 10 से 18 हुई, 8 बड़ी है, और कहां से बड़ी है? 10 से बड़ी है, और कितने प्रतिशत बड़ी है? और प्रतिशत के लिए आप कितने का कर दोगे? 100 का गुणा कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 80%। कितने की वृद्धि हो जाएगी? 80% की। इसको यहां भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लगाया आपने 50%, एम का मान आपने 50 लगाया, एन का मान आपने 20 लगाया, और एम और एन के मान रखे वो भी गुणा में 50 और 20, और बटे किया 100, तो 50 20 कितना हो गया? 70, और प्लस 0 0 0 और 5 दूनी 10, 10 जोड़ेंगे तो जो टोटल क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी वो कितने प्रतिशत की आ जाएगी? 80% की आ जाएगी। अब चाहे सवाल आपसे जैसा पूछा जाए आप उसको आराम से कर ले जाओगे, ये हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में एक बात और होती है, अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई ये वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या r है और r में 10% की वृद्धि की जा रही है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो यही 10, चाहे उसको m की जगह भी यही 10 हो जाता है और यही 10 किसी जगह हो जाता है n की जगह, तो यही कर दिया जाता है, यानी कि 20 और प्लस 20 मतलब 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाता है? ये टोटल 21% की सापेक्ष वृद्धि निकल आती है ना। जब एक, क्योंकि r इसमें r कितनी बार शामिल होता है क्षेत्रफल में? 2 बार, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस अगर आते हैं ऐसे तो। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किन्हीं, बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल होने के बावजूद आपको देखने से लगे होंगे प्यारे से हैं, तो आप देखिए, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b दिया है और उसका मान कितना दिया है? 125। ठीक, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? b की पावर a। कितनी अच्छी बात है, आप इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। a की पावर b को आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, a की पावर b बराबर, आप 25 को क्या लिख सकते हैं? आप इसको 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और 5 की कितनी घात चढ़ेगी जाके? 3। 5 5 25 पंचे 125। अब आप यहां जान पाएंगे कि यहां से b का मान कितना मान के चल रहे हैं? 3, और a का मान कितना चल रहा है? b का मान अगर 3 है तो a का कितना है? 5। यहां पर b बराबर अगर 3 है तो a बराबर कितना है? 5। यही वैल्यू हम कहां पर पुट करेंगे? जो हमसे पूछा जा रहा है b की पावर a में, और b का मान कितना है? 3, और a का मान कितना लगाएंगे? 5, तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 243। कितना आ जाएगा? 243। 3 त्रिका 9 तिया 27 और तिया 81 और तिया 243। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का जो HCF है, HCF
वो है 13। ये एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस में कम आए थे, चलो इसमें हैं, आराम से हैं और अच्छे टाइप के भी हैं इस वाले प्रैक्टिस सेट में। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 13 है, ठीक है, और उनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एलसीएम कितना है 1989 है उनका, ठीक है, 1989 है। और उनमें से एक संख्या दे रहे हैं 117। देखिए एक बहुत अच्छा प्यारा और कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपको पता भी होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लासा गुणे उनका मासा, उनका लासा गुणे उनका मासा, ठीक है। तो यहां पर दो संख्याएं क्या दी गई है, दो संख्याएं तो दी नहीं गई, फिलहाल लासा मासा दिया गया, तो लासा मासा क्या कर दी 13 में गुणे 1989, लासा ये मासा हुआ ये लासा हुआ। और दो संख्याएं क्या हुई, दो संख्याएं आपको नहीं दी है, एक संख्या उनमें से 117 है, तो एक हमने दे दी 117 और दूसरी पता नहीं है तो उसको हमने x मान लिया। और हमसे दूसरी संख्या पूछी जाएगी, हमेशा ये क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, या तो दो संख्याएं दे देंगे लासा दे देंगे तो मासा पूछ लेंगे, इसी तरह का ये क्वेश्चन आता है। तो x का मान क्या हो जाएगा आप भी जानते हैं, इस पूरे के बटे 13 में गुणे 1989, यही तो था ना 1989 और डिवाइडेड बाई 1117, 13 नेमा 117, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 एका 9, तो x का मान कितना आ गया अल्टीमेटली 221 यानी कि 221, यही हमारा आंसर है। तो यहां पर कुछ है ही नहीं सीखने को, जब दो संख्याओं का लासा और मासा दिया जाए और एक संख्या दे दी जाए तो दूसरी संख्या कैसे निकाल लेंगे, ये उसका फॉर्मूला रहा, ये रहा उसका फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लासा गुणे उनका मासा। और एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं है, अब यहां समय नहीं है, अदरवाइज हम आपको बताते कि ये कैसे होता है, आपको दो संख्याएं मान के दिखाते तब आप भी कहते हैं हाँ सर दो संख्याओं का गुणा करो तो उनका लासा मासा ही आएगा, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ टाइम कम होता है तो हम आपको उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग, पहले किसी संख्या क्या हम x मान सकते हैं, बोलो हाँ मान सकते हैं, आप मानने में कोई हर्ज नहीं है, ना तो कोई समीकरण बनने जा रहा है ना तो बहुत बड़ी आफत आने जा रही है, तो हम आराम से x मान सकते हैं। किसी संख्या के 60% का, इसका 60% क्या हो जाएगा, तो लिख देते हैं 60/100, जरूरी है हर जगह कि हम 3/5 ही लिखें, 60/100 लिख दो। किसी संख्या के 60% का 3/5, और का मतलब गुणा होता है ये आप जानते हैं, का 3/5 बां भाग 36 है, लो 36 कर दिया, तो ये संख्या बताओ। तो हमें तो कैलकुलेशन करना है, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, क्या करना है इसमें, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं बचा। 3 इधर देखिए, 3 3 9 और 9 चौक 36, ठीक है। अब x का मान कितना आ जाएगा, ये जो 5 एक यहाँ इसका गुणा वहां होगा जाके, तो कितना हो जाएगा ये 25 और में गुणे 4, और 25 चेकू कितना होता है 100, तो x का मान कितना हो जाएगा 100। इसको क्या दोबारा बताने की जरूरत है, कहीं से दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह पता चल गया कि इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी दो अंकीय संख्या के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी स्टेट एग्जाम में, C-टेट में, मतलब मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जाता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे रखे हैं। किसी दो अंकीय संख्या के, अब ये बताओ आपसे कोई दो अंकीय संख्या कहे और वो आपको संख्या ना पता हो, तो आप ऐसे तो मान नहीं सकते कि वो 13 होगी, भाई 2 अंक है, ऐसा तो मान नहीं सकते ना, संख्या आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। तो आप संख्या क्या एज्यूम करेंगे, भाई आप 2 अंकीय है क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप x भी अभी नहीं मान सकते हैं, और मानोगे तो आगे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए इस पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन किस तरह से चलते हैं। ये दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल है ना, अंकों का गुणनफल कितना है 6 है, उस संख्या में अगर हम 9 जोड़ दें तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी उनके आपस में क्या बदल जाएंगे, स्थान बदल जाते हैं, तो ये संख्या बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला तो इसका तरीका है, आप कोई तरीका ना लगाना, आप सीधा बाई ऑप्शन इसको लगाना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पहला आपका काम है, अगर संख्या पूछी जाए तो आप बाई ऑप्शन लगाना, दूसरा कोई तरीका मत लगाना। सबसे सिंपल कैसे, आप देखिए, जो इसकी कंडीशंस हैं उसको हम ऑप्शंस में रख के देखेंगे, जिस ऑप्शन में हमारी कंडीशन सभी सेटिस्फाई हो जाएंगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं,
किसी दो अंकीय संख्या के, तो सभी संख्याएं यहां पर दो अंकीय दी गई हैं, सभी फॉलो करते हैं, कि अंकों का गुणनफल 6 है। अब हमने एक कंडीशन यहां पकड़ ली कि अंकों का गुणनफल यहां पर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो अंकों का गुणनफल 6 किसका किसका हो रहा है, 6 एकन 6, एक तो इसका हो रहा है, 4 तियो 12 ये तो चली गई, 5 तियो 15 ये भी चली गई, और 3 दूनी 6 की हो रहा है। दो संख्याएं बची हैं जो फॉलो कर रही हैं सेकंड कंडीशन को। आगे देखते हैं, उस संख्या में 9 जोड़ने पर, अगर हम 16 में 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, आप बताइए। अगर 16 को लेकर आगे बढ़ते हैं और 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 25। 16 9 25 होता है उस, और इसमें 9 जोड़ते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9 जोड़ने पर इसका मान हो जाएगा 32, है ना, 32 हो जाएगा। यदि उस संख्या में हम 9 जोड़ें तो हमें जो प्राप्त संख्या होगी उसमें अंकों का स्थान बदल जाएगा। संख्या ये प्राप्त हो गई 9 जोड़ने पर, एक जगह 25 प्राप्त हुई, एक जगह 32 प्राप्त हुई। क्या इनके अंकों के स्थान बदले, इधर देखते हैं, क्या 16 का 61 हुआ, नहीं। अगर ये 16 का 61 हो जाता तब तो हमारी कंडीशन फॉलो थी, अदरवाइज 23 का देखो 3 आ गया दाई पे और 2 चला गया इकाई पे, यानी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आप कहो कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना है, हमें तो मेहनत करनी है, हमें बाई ऑप्शन नहीं लगाना है, हमें मजा नहीं आता जब तक गणित को लगाया ना जाए, तो आप लगा लीजिए इसको। माना संख्या, हमेशा आप ऐसे ही इसको लगाएंगे, माना संख्या, और वो संख्या आपकी क्या होगी, 10x प्लस वाई। आप कहोगे ऐसी कैसी टेढ़ी बड़ी संख्या मान ली, तो यहां पर x जो है वो दहाई का अंक है, इसीलिए उससे पहले क्या लगा है, इसीलिए उससे पहले 10 लगा है, और बाई इकाई का है इसीलिए वो अलग लिखा है, ठीक है। तो ये पूरी संख्या एक दो अंकीय संख्या लिखी है 10x प्लस वाई, जिसमें बाई मतलब इकाई का अंक और x मतलब दहाई की जगह पे, ठीक है। दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल x है, और इसके अंक कौन से हैं, इसके अंक हैं x और y। तो अंकों का गुणनफल यहां पर लिख सकते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू 6। अंकों का गुणनफल 6 है, एक ही हमारी कंडीशन यहां से फॉलो हो जाती है, अंकों का गुणनफल बराबर 6। आगे देखते हैं, उस संख्या में 9 जोड़ने पर, तो हम वो जो संख्या मानी थी उसमें 9 जोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई और प्लस 9 कर दें, फिर क्या होता है, अंकों के स्थान पलट जाते हैं, मतलब जो इकाई है वो दाई बन जाएगा, जो दाई है वो इकाई बन जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर हम 10y कर सकते हैं और प्लस x जो दाई का था उसको हम क्या बना सकते हैं, इकाई बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको जरा सिंपल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10x, और ये x एक इधर आएगा तो कितने x बचेगा बताइए आप, बार बार लिखने की तो जरूरत है नहीं, कितना x बचेगा 9x। भाई 10x ये x उधर आएगा तो 9x बचेगा। अब बताइए बाई इधर आएगा तो ये 10 है तो माइनस का कितना 9 बाई, और ये 9 उधर कर देंगे तो क्या बचेंगे माइनस के 9, ठीक है इतनी बात। अब आप घटाइए, 9 से 9 सब जगह कट जाएगा, यानी x माइनस बाई बराबर -1, x माइनस बाई बराबर -1, ठीक है। आप चाहो इसमें तो आप कर सकते हो y माइनस एक्स बराबर 1, है ना, ये हम निकाल सकते हैं, हम उल्टा कर देते हैं तो हमारे प्लस का चिन्ह जो है आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक फॉर्मूला हम रखते हैं, और फॉर्मूला क्या होगा, एक फॉर्मूला, इधर इसको साफ कर दें पहले, आप ये समझ गए होंगे तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो कंडीशन ऑप्शन वाली थी जो कि आपको लगानी है पेपर में। अब वो कंडीशन देखते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, क्या है, बाई माइनस एक्स का मान निकल आया। अब एक हम बाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, बाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपनी तरफ से करते हैं, बराबर करते हैं बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 4x बाई। अभी बताएंगे ये कैसे हुआ है, बाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर बाई माइनस एक्स क्या था 1 था, तो यहां 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स वाई का मान कितना था, एक्स वाई का मान 6 था, तो यहां 6, तो बाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा, बाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 25। अब आप देखेंगे कि बाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये है, तो बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू केवल बाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, बाई प्लस एक्स का मान हो जाएगा 5। तो इसको समीकरण नंबर हम क्या नाम दे सकते हैं, समीकरण नंबर 3। अब आप देखेंगे कि ये बाई प्लस एक्स बराबर 5 है, बाई माइनस एक्स बराबर 1 है। इन दोनों समीकरणों को अगर आप हल करेंगे तो x से x आपका कट जाएगा और बाई का मान आपका कितना आ जाएगा 5 1 6 और बटे 2 होगा तो बाई का मान कितना आ जाएगा 3, है ना, और x का मान यहां पर कितना आ जाएगा, जब बाई का मान 3 रखेंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा 2। तो
इस तरह से हमारे दोनों मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आपने भी देखा होगा कि ये प्रोसेस कैसा है, बहुत ही लेंदी है, और आपके लिए जो सबसे अच्छा प्रोसेस है वो क्या है, बाई ऑप्शन। क्या है आपके लिए जो सबसे अच्छा इसको लगाने का तरीका है वो बाई ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है। दो संख्याओं का अंतर, तो एक संख्या x है, दूसरी y है, और दोनों का अंतर है 5, और उनका गुणनफल कितना है 36, यानी x इंटू वाई बराबर 36। ठीक है ना, इतनी कंडीशन जो वहां पर बोली वो हमने लिख दी। अब वो पूछ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो कैसे हो जाएगा आप बताइए, व्युत्क्रम क्या होता है। अगर हम आपसे कहें कि x का हमें व्युत्क्रम बताओ, क्या बताओ, x का हमें व्युत्क्रम बताइए, तो आप कहोगे x का व्युत्क्रम होता है 1/x। उस संख्या को 1/, कर देते हैं तो वो उसका क्या कहलाती है, व्युत्क्रम। ठीक है, तो ये आप जानते हो। अब यहां पर क्या कंडीशन है कि आपको इन्हीं का व्युत्क्रमों का अंतर बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, यानी ये अगर हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको 2, हालांकि समीकरण देने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, बस इस वाले भाग को इसमें आप भाग लगा दीजिए। तो क्या भाग लगेगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5/36। ठीक है, 5/36। तो यहां अब इंडिविजुअली ये बटे हो जाएंगे, तो x/xy माइनस y/xy बराबर 5/36। यहां से y से y कट जाएगा, यहां से x से x कट जाएगा, तो मान आएगा 1/y माइनस 1/x बराबर 5/36। ठीक है, तो देखो उनके व्युत्क्रम हो गए उन्हीं संख्याओं के, और उन संख्याओं के व्युत्क्रम होने के बजाय साथ में उनका क्या हो गया, अंतर भी आ गया, और वो कितना आया 5/36। ऑप्शन कहीं पर है 5/36, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए एक संख्या दी है और जो क्या है 269, जब इसको पूर्ण वर्ग बनाने की बात हो रही है तो पक्का ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आप इसको देखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, फिलहाल तो इतनी छोटी है, ऐसे ही हमें दिख रही है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए तो संख्या प्राप्त हो जाए। अच्छा, इसको लगाने का आप तो ऐसे ही जान जाओगे कि हमें जोड़ना है, तो ये कहीं ना कहीं 16 से ऊपर यानी 17 के वर्ग के करीब है। ये तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि किसके करीब है, 17 के करीब है। लेकिन अगर आपको कोई दूसरी संख्या आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए, तो इसको लगाएंगे कैसे, वो चीज देख लीजिए। तो 269 को हमें पूर्ण वर्ग पूछ रहा है ना, तो पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, तो आप इसमें देखिए अगर हम इसको 269, ठीक है, और अगर हम इसको देखें कितने से, अगर हम इसको 1 से भाई जोड़ा बनाएंगे तो इधर ये 2 रहेगा, इधर ये, तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब यहां देखोगे तो ये प्लस नीचे एक और जुड़ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 2, और पूरा आएगा नीचे तो कितना आएगा, ये 1 बचेगा, और पूरा आएगा 69। अब कितनी बार ये जाएगा, तो आप देखेंगे 6 बार आपका जा सकता है, देखना 6 बार जा सकता है, 6 रंग 36 और 36 और कितना, और 6 दूनी 12 और 12 3 15, ये बना जाके इतना 6 रंग 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, कितना बना जाके 3 और 1 13, इसमें से एक्स्ट्रा बन रहा है। अगर हम इसे 16 के वर्ग से कंपेयर करें तो इसमें 13 ज्यादा आ रहा है, यानी कि, और हमें घटाना नहीं है, हमें क्या करना है, जोड़ना। तो वही हमें करना है कि अब 13 का ना करके या तो हम ऐसे ही करें कि इससे अगला वर्ग जो होता है वो किसका होता है, 17 का। तो या तो 17 का वर्ग हमें 289 पता हो, और पता होने पर हम देख लेंगे कि ये संख्या 289 तक पहुंचने में कितनी कम है, तो वही हमारा अंतर हो जाएगा, यानी -269 जब आप घटाएंगे तो आपका मान कितना आएगा, 20। तो इस संख्या में अगर हम 20 जोड़ दें तो ये संख्या किसके बराबर पहुंच जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहां पर इसीलिए आप चाहो तो चेक कर लो, लेकिन इतनी छोटी संख्या तो चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता होगा कि 16 का तो है नहीं, 16 से बड़ा है लेकिन 17 से छोटा है, तो तुरंत आप क्या कर देंगे, 17 का वर्ग देखेंगे कितना होता है, 289 होता है, और 289 से ये संख्या कितनी कम है, 20 कम है। अगर हम इसमें 20 जोड़ देते हैं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो 20 होगा इसका आंसर। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है। आपके सामने भिन्न दी है, ये भी बहुत पूछा जाता है, भिन्नों को आरोही क्रम में लगाना, भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाना, और तो ये कैसे किया जाता है।
तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। भिन्नों के हरों की कंपेरिजन की जाती है। हरों की कंपेयर ना करो तो आप अंशों के हिसाब से देख लो, और नहीं तो फिर एक दूसरे में इस तरह से हम लोग गुणा कर करके देख लेते हैं और भिन्न आपस में कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर भिन्न में हमारा कौन सा तरीका काम आएगा। फिलहाल अगर हम इन भिन्नों की बात करें और इसमें हमें बड़े और छोटा पता करना हो, तो आप देख रहे होंगे कि इनके हर सबके क्या हैं, या तो 6 हैं या 6 बनाए जा सकते हैं। इन सभी के हर या तो 6 हैं या 6 बनाए जा सकते हैं। और आप भी जानते हैं अगर हर या अंश की बराबर समानता हम कर लें तो भिन्न को बड़ा छोटा पता करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ 3/2 है, 3/2 है, एक है 4/3, एक है 5/6 और एक है 9/6। अगर हम सबके हर समान कर लें तो उसके लिए कुछ करना थोड़ी ना है। 2 को अगर हमें 6 करना है तो 3 का गुणा इधर करेंगे, 3 का गुणा उधर। अगर अंश हर में बराबर संख्या का गुणा किया जाता तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, और दूसरा इधर कितने का करेंगे, 2 का इधर करेंगे और 2 का इधर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों जगह बेस में क्या है, 6 है। अब ये मान हो जाएगा 3 त्रिका 9/6, 4 दूनी 8/6, 5/6 और 9/6 पहले से। आप देखोगे कि 2 ऑप्शन आपके समान हैं, लेकिन वहां पर देखेंगे कि आंसर में कौन सा है। ऑप्शन में जो हमारे 9/7, 4/3, 5/6, 9, वो कहीं पर नहीं है, यानी ये वाला है ही नहीं। तो फिर ये वाला होना चाहिए, यानी 3/2। 3/2 कहां पर है, डी ऑप्शन। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप 2 का इस सभी में भाग लगा दीजिए, सभी के अंश का हर में भाग हर का अंश में भाग लगा दीजिए, पॉइंट में आपको वैल्यू प्राप्त होगी, और कहीं तो पॉइंट में कहीं तो पूर्ण वैल्यू भी प्राप्त होगी, है ना। तो फिर उसमें जो बड़ी छोटी हो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 2/3 और 3/4 का लासा क्या होगा, है ना। देखो भिन्नों का, अगर भिन्नों की बात करें तो भिन्नों का लासा बराबर होता है उनके अंशों का लासा बटे उनके हरों का मासा। देखिए, अगर हमें भिन्न दी हो और भिन्नों का हमसे लासा पूछा जाए तो हमें क्या करना होता है, जो भी भिन्न दी हैं उनके सभी अंशों का हम लासा निकालना पड़ता है, और जितने भी हर हैं उनका सबका मासा निकालना पड़ता है। और आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहां पर तो अंश यहां पर क्या बन रहे हैं, देखिए भिन्न थी 2/3 और एक थी 3/4। तो अंश ये हैं, और इनका अगर लासा पूछा जाए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। और हर इसके क्या है, 3 और 4। और 3 और 4 का अगर मासा पूछा जाए तो मासा तो कुछ है ही नहीं कॉमन इसमें, तो मासा क्या रहेगा, 1। तो इसके बटे अगर आप 1 भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका आंसर कितना रहेगा, 6 ही आंसर आपका रहेगा। लेकिन अगर लासा की जगह मासा पूछा जाता तो वहां पर होता है फिर अंश का क्या निकालना पड़ता, मासा, और बटे हर का क्या निकालना पड़ता, लासा। फिर से समझिए, जो चीज पूछी जाती है वो ऊपर रहती है, और जो चीज और दूसरी मासा नीचे रहेगी। अगर इनका मासा पूछा जाता तो मासा ऊपर रहेगा और लासा नीचे रहेगा। ठीक है, हमें लगता है ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाए, भिन्न के अंश को 20% कम किया जा रहा है और भिन्न के हर को 10% बढ़ा दिया जाए, तो एक भिन्न प्राप्त होती है 16/55। कितनी, 16/55। भिन्न का मान बताओ। तो आप क्यों ज्यादा दिमाग लगाओगे, हमने तो इसमें दिमाग लगाया था जब हमने खुद पढ़ी थी इसको, तो हमने x/y लिखा ही नहीं था, लेकिन हम आपको नहीं लगवाएंगे। आप भिन्न को मान ही लो x/y, और अंश को जैसा कहे वैसा कर लो। 20% कम करने कह रहा है तो 80 मान लो इसको। अंश को कितना कर देते हैं, 80, और हर को कितना, देखो एक्चुअली क्या होता है, x अपने आप में 100 वाला है अंश, और 80 वाला निकालोगे तो यही तो आएगा। फिर हर कितना था, 22, और ये भी अपने आप में कितना वाला होगा, 100 वाला होगा। और हर में क्या हो रही, वृद्धि 10% की, तो ये कितना निकालना पड़ेगा, 110। 100 से 100 कट जाते हैं, तो हम लोग इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं x अगर 80 वाला है तो y कितना है, 110। इसमें हो रही वृद्धि, इसमें हो रही कमी, और बराबर आप जो भिन्न आपको प्राप्त हुई है उसके बराबर आप इसको कर देंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11×5 = 55 और 8 दूनी 16, यानी वो भिन्न आपको जो मिलेगी तो वो क्या मिलेगी, 2/5, और ये आपका आंसर आ जाएगा 2/5। है ना, सिंपल, और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगला देखिए, अगला है 2 संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, उनका रेशियो क्या है, 21:10। ठीक है, अच्छा, जब 2 संख्याएं अपने अनुपातिक रूप में होती है, सरलतम रूप में होती है, तो उनके बीच
क्या नहीं होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हटा दिया जाता है, और अगर हम बात करें वही चीज होती क्या है, HCF होता है। इनके बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हटा दिया जाता है और एकदम बिल्कुल अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको रख दिया जाता है, तभी वो रेशियो के फॉर्म में रहते हैं 21:10 के अनुपात में। यदि उनका मासा 11 है, अब बताइए मासा ही तो हटाया गया होगा, हम कहें कि 16 और 24, 16 और 24 को अनुपात में लिखो तो आप कैसे लिखोगे, आप करोगे 16 और बटे 24, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, यानी जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, 2:3। तब आपने यहां से क्या हटाया, आपने दोनों जगह से 8 हटाया है, 8 हटाया है, और यही 8 वास्तव में क्या है, इन दोनों का मासा। आप निकाल के देख लीजिए 16 और 24 का मासा आपको क्या मिलेगा, 8। यानी जब दो संख्याओं को अपने सरलतम रूप में अनुपातिक रूप में लिखते हैं तो हम उनसे वास्तविकता में उनका क्या हटा रहे होते हैं, मासा हटा रहे होते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या हमारा था, क्वेश्चन था यदि दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो भैया इधर भी 11 का गुणा कर दो और इधर भी 11 का गुणा कर दो। ये 11 एकन 11 और 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 231 हो जाएगा। और ये अब ये संख्या मिल गई, अब अनुपात हटाइए और ये 110 मिल जाएगा। इन दोनों का जब आप योग करोगे तो आपको अच्छी तरह पता है, 1 और 3 1 4 और 2 1 3, 341, 341 आपको प्राप्त हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात, मासा हटा था, मासा का गुणा कर दिया, संख्याएं हमें मिल गई। अगला देखिए। अच्छा, इस वाले में अगर लासा पूछ देता तो आप क्या करते, अगर इन दोनों का लासा पूछ देता तो क्या करते आप, तब आप क्या करते बताइए, इस 11 को केवल 1 को हटाते और इन सभी का गुणा कर देते, आपका क्या आ जाता, लासा। क्योंकि कोई भी संख्या एक टाइम लिखी जा सकती है लासा में, 2 टाइम नहीं लिखी जा सकती। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एक सिंप्लीफिकेशन का है। √3 - 1/√3 + 1 = a + b √3 हो तो a और b के मान क्या होंगे। बताओ, ऐसे सवाल आपको पिछले प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में हमने कराए हैं, और जब भी ऐसा सवाल आता है तब आपसे एक ही बात कहते हैं, इसके हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो। एक ही तरीका है, बार बार यही आता है, एग्जाम में भी बार ही बार आता है ये। तो जो भी हर इसका बन रहा है, इस हर के चिन्ह का बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो क्या करें, ऊपर √3 - 1/√3 + 1 तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और इधर गुणा कीजिए और इधर भी गुणा कीजिए, क्योंकि जब भी हम ऊपर नीचे हर और अंश में समान संख्या का गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चिन्ह बदल के करेंगे। √3 और -1 ऊपर करेंगे और √3 और -1 यहां भी करेंगे। आपको मैं भी बता चुके चिन्ह क्यों बदलते हैं, क्योंकि नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं वो सरल हो जाती है, इसीलिए चिन्ह को बदला जाता है। तो जब आप इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, यहां तो हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और बटे √3 + 1 √3 - 1। आपको देखने से लग रहा होगा a + b एक कोष्टक में है और a - b दूसरे कोष्टक में है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a² - b², यानी √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², और √3 का स्क्वायर कितनी बार बता चुके, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। a² + b² प्लस b का मतलब 1, a² + b² -2ab -2√3, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √3, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा और 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा मान अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, 3 1 4 4 -2√3 और डिवाइडेड बाई 2। जब ऊपर आप बाहर निकालेंगे तो 2 कट जाएगा, तो 2 -√3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आंसर आपका यही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 15 क्वेश्चन बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन थे। हमें उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन में पिछले प्रीवियस सेट से भी बेहतर इसमें हमने किया था, और आने वाले प्रैक्टिस सेट में भी हम इससे भी अच्छे शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आपकी रेगुलर मैथ की जो प्रैक्टिस है, जो चैप्टर वाइज है, उसको भी स्टार्ट बिल्कुल करने ही जा रहे हैं। रीजनिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ब्लड रिलेशन उसमें हम चैप्टर करा चुके हैं। DI के आपके 5 प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको हमने ग्राफ भी कराया है, टेबल भी कराया है, और ग्राफ के सभी काइंड्स भी कराए हैं, यानी बार ग्राफ भी कराया है, पाई चार्ट भी कराया है, लाइन ग्राफ भी कराया है, सभी तरह के उसमें ग्राफ जो आपके एग्जाम में
पूछे जा रहे हैं उनको कराया है। तो डीआई की बहुत बेहतर प्रैक्टिस हो रही है। इंग्लिश में हमने आपको कंप्रिहेंशन पैसेज कराया है। कंप्रिहेंशन पैसेज में कई किस तरह से ट्रिकी वे में क्वेश्चंस को निकालते हैं, छांटते हैं, वो आपको समझाया है कि सेकंड्स में आप क्वेश्चन से आंसर्स को निकाल सकते हैं। दूसरा, हमने आने वाली वोकैब्स, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ दो ही चीजें आ रही हैं, पैसेज और वोकैब्स, और वोकैब्स में भी तीन तरह की, एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हम आपको 2 क्लासेस दे चुके हैं और सबसे अच्छे वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक क्लास उसका और देंगे। इसके बाद आपको एंटोनिम्स की क्लास देंगे और सिनोनिम्स की क्लास देंगे। पैसेज हमारे एज इट इज चलते रहेंगे जो रिवीजन में चल रहे हैं। इंग्लिश तो इतनी आपकी हो जाएगी कि हमें नहीं लगता है कि उसमें आपको 5 लाने में कोई दिक्कत होगी। बाकी डीआई में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात बचती है केवल मैथ और रीजनिंग की, जिसमें इसीलिए हमने उनको चैप्टर वाइज शुरू करने का सोचा है, जिसमें एक को कर भी चुके हैं, दूसरे को करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप प्रैक्टिस का एंजॉय कर रहे होंगे, इनको अच्छे से लगा रहे होंगे। चलिए, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।